Okay friends, welcome back to the new session of Master Trainer course जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 विच इज़ एडवांस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एडवांस वेट ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब आपका वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो वेट्स के साथ होता है। सो गाइस, सबसे पहले बात करें कि वेट ट्रेनिंग करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। जैसे हमने कार्डियोवैस्कुलर का देखा कि कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग से एक तरह से हमारा एनर्जी सिस्टम, हमारा एरोबिक और एनारोबिक एनर्जी सिस्टम पे हम काम करते हैं, हम उसको इम्प्रूव करते हैं। हम अपना हार्ट को, लंग्स को, मसल की कैपेसिटी को कि देर तक काम कर सके उसको इम्प्रूव करते हैं। वेट ट्रेनिंग में, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर हम क्या इम्प्रूव कर रहे हैं, हम अपने मसल का स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रेंथ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बारी में, उस ऐसा स्ट्रेंथ जो देर तक चले, देर तक काम करे, तो इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। आप नेक्स्ट पेज पे देखिए, एक टेबल दिया हुआ है। वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या चीज़ इम्प्रूव करनी पड़ेगी। मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस फॉर हाई पावर इनपुट। एंड्योरेंस मतलब देर तक हाई पावर इनपुट दे सकें, हाई पावर एनर्जी मतलब स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों को देर तक दे सकें, उससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। मैक्सिमल रेट ऑफ फोर्स प्रोडक्शन, फोर्स मैक्सिमम फोर्स उठा, मतलब मैक्सिमम वेट उठा सकें, फोर्स प्रोड्यूस कर सकें। वर्टिकल जंप्स, खड़े खड़े कितना हाई जंप कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल। उसके लिए भी बहुत स्ट्रेंथ और पावर चाहिए, टांगों से एकदम से बहुत ऊंचा जंप। जितने भी आप देखोगे वॉलीबॉल प्लेयर्स बहुत अच्छी जंप्स करते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स बहुत अच्छी हाई जंप्स मारते हैं, है ना। दैट इज़ वर्टिकल जंप्स के लिए चाहिए होता है। स्प्रिंट के लिए चाहिए, इवन जो स्प्रिंटर है 100 मीटर 200 मीटर, उनको भी स्ट्रेंथ चाहिए, मसल की स्ट्रेंथ और पावर, स्पीड, जिससे देर तक वो काम करें। इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने से परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एथलीट की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। मसल फाइबर में क्या इंप्रूवमेंट्स होती हैं, आपका मसल फाइबर ज़्यादा अच्छा डेंस बन जाता है, ज़्यादा मसल आएगा, ज़्यादा सेल्स होंगे, ठीक है। हमारे मसल के अंदर एक होते हैं स्लो ट्विच और एक होते हैं फास्ट ट्विच। तो हम चाहते हैं हमारा मसल ज़्यादा फास्ट काम करे और देर तक काम करे, है ना। एज अ एथलीट मैं सामने वाले से तेज़ काम करना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो सेल्स हैं स्लो ट्विच से फास्ट ट्विच में कन्वर्जन होती है। मैं ये नहीं कहूँगा सारे, बट वेरी फ्यू, ये जेनेटिकल होते हैं। किसी में स्लो ट्विच ज़्यादा होते हैं, किसी में फास्ट ट्विच ज़्यादा होते हैं, तो ये जेनेटिकल होते हैं। बट कहीं ना कहीं विद ट्रेनिंग हम उनको इम्प्रूव कर लेते हैं, हम अपने उन मसल्स को अकॉर्डिंगली ढाल लेते हैं। न्यूरल रिक्रूटमेंट, न्यूरल मीन्स नर्व्स का रिक्रूटमेंट अच्छा है, अच्छा अच्छे से मैसेज आएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नर्व्स होंगी, बैलेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स, ये समझने की बात है। एथलीट्स जब वर्कआउट करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेटर को ले लो, क्रिकेटर जब खेल रहा होता है ना, तो ज़्यादातर आपने देखा उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है, रनर्स को हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है, फुटबॉलर्स को हैमस्ट्रिंग इंजरी क्यों होती है। पहले होती थी, अब इतनी नहीं होती, अब इतनी कॉमन नहीं है, पहले बहुत कॉमन होती थी। हर किसी मैच में ना, आज से 5-7 साल 10 साल पहले देखे हुए, हर मैच में कोई ना कोई हैमस्ट्रिंग पकड़े लेट जाता था। क्यों? वो अपनी थाई को तो, क्वाड्रिसेप्स को तो ट्रेन कर रहे थे, बट हैमस्ट्रिंग को कम ट्रेन करते थे। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मतलब उसका ऑपोजिट मसल, उसको सपोर्टिंग मसल कम ट्रेन करते थे। तो मेन मसल तो काम कर रहे हैं, बट दूसरा मसल आपका थक गया, जिसकी वजह से इंजरी आ गई। तो वेट ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वेट ट्रेनिंग के अंदर यही चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि जो मेन मसल के साथ साथ जो उसके सपोर्टिंग मसल, उसका ऑपोजिट मसल जो काम कर रहा है, उसको भी स्ट्रेंथ किया जाए, उसको भी इतना ट्रेन किया जाए कि उसमें दिक्कत आए, ठीक है ना। खेलते खेलते ऐसा ना हो कि मेन मसल तो चल रहा है, बट ऑपोजिट मसल अगर क्रैम्प आ गया, थक गया, टीयर हो गया, तो रुकना तो पड़ जाएगा उसको, परफॉर्मेंस तो हिंडर हो ही गई ना। तो उसको भी अच्छे से ट्रेन किया जाए। एंजाइम एक्टिविटीज़, क्रिटीन फॉस्फेट जो हमारी बॉडी में बनता है, उन एक्टिविटीज़ में, वो एक्टिविटीज़ मतलब जल्दी बने, क्रिटीन फटाफट बने, फॉस्फेट, ATP, ये सारी चीज़ें जल्दी बॉडी के अंदर तैयार रहें एनर्जी बनाने के लिए। सेम मेटाबॉलिक एनर्जी स्टोर्स, एनर्जी का स्टोर, ATP, ग्लूकोज, ग्लाइकोजिन, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ये फैट से बनते हैं। जैसे ATP ग्लूकोज कार्ब से बनता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये फैट से बनते हैं। ये फैट से बनने के बाद ट्राइग्लिसराइड से धीरे धीरे ATP बनाते हैं। तो हमारी बॉडी ना अपने आप को किस स्टेज में रखती है,
एवर रेडी कि यार ट्राइग्लिसराइड्स के स्टोर अच्छे रखेगी, ग्लाइकोजन का स्टोर अच्छा बना के रखेगी कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बहुत जल्दी खाने में से ये स्टोर बना के रख लेती है, स्टोर कर लेती है, क्योंकि उसको पता है डेली काम कर रहा है, डेली वर्कआउट करता है, डेली अपने आप को खेलना है, इन स्टोर्स में जल्दी काम करती है। मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो जाता है, मतलब फैट नहीं आएगा और ज़्यादा जल्दी एनर्जी बनेगी बॉडी में। कनेक्टिव टिश्यूज़, जो आपके लिगामेंट्स, जो आपका टेंडेंट्स है, ये वेट ट्रेनिंग करने से ही स्ट्रांग होते हैं। कार्डियो करने से इन पे कोई ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं आता। ये वेट ट्रेनिंग करने से लिगामेंट्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और ज़्यादा नंबर में होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज़ ज़्यादा नंबर में होंगे। अभी अगर 100, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर आर 100 कनेक्टिव टिश्यूज़, वो 100 के 120, 150 हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ टिश्यूज़ बढ़ जाते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं वेट ट्रेनिंग करने से। बॉडी कॉम्पोजिशन, उतना ही अच्छा आपका बॉडी कॉम्पोजिशन होगा, उतना ही आपका फैट फ्री मास होगा। जो आपका वेट है, जितना भी आपका वेट अगर बढ़ रहा है वेट ट्रेनिंग से, तो फैट फ्री होगा, उसमें फैट नहीं है, मसल है, मसल आएगा। ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं वेट ट्रेनिंग करने से। अब मैं अगर बात करूँ, कोई भी स्पोर्ट आप ले लो, किसी भी स्पोर्ट में सिर्फ एक वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग छोड़ के, वेट लिफ्टिंग है ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको हैवी से हैवी चीज़ उठाना है, तो आपको सिर्फ जिम की ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है ना, हैवी वेट ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है। बट टेक एनी स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, क्रिकेट, टेक एनी स्पोर्ट, हर एक स्पोर्ट के अंदर स्पीड, स्ट्रेंथ, पावर, इनका कॉम्बिनेशन चलता है। एंड्योरेंस, ठीक है ना, एंड्योरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, पावर, इनका कॉम्बिनेशन चलता है। ऐसा नहीं कि इनमें से सिर्फ एक चीज़ चलेगी। यू टेक 100 मीटर रनर्स, 100 मीटर रनर्स में पावर चाहिए होती है, तेज़ भागने के लिए पावर चाहिए, और पावर में स्ट्रेंथ चाहिए, स्पीड के साथ स्ट्रेंथ, ठीक है। यू टेक हॉकी ले लो, फुटबॉल ले लो, इन सब के अंदर स्पीड चाहिए, तो स्पीड के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। वो बहुत ऐसे तगड़े नहीं होते, बॉडी बिल्डर नहीं होते, बट दे हैव वेरी गुड स्ट्रेंथ, उनके मसल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है ना। तो हर एक स्पोर्ट्स में एथलीट्स के लिए जो हमें ट्रेनिंग करनी है, उसमें हम कभी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ नहीं जाते कि सिर्फ स्ट्रेंथ, कि हैवी वेट ट्रेनिंग कराना है, हैवी वेट नहीं उठवाना। उनको कहीं ना कहीं हाइपरट्रॉफी या एंड्योरेंस के लेवल में रखते हैं, हाइपरट्रॉफी और एंड्योरेंस के लेवल में रखते हैं, और उसी लेवल को हम उसको खींचते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारा एक क्लाइंट है, उसको हमने बोल दिया कि भाई आपने आज डेड लिफ्ट्स करनी है, ठीक है। डेड लिफ्ट्स कितनी करनी है आप, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक वेग एग्जांपल, कि 100 kg की डेड लिफ्ट्स करनी है एंड यू हैव टू परफॉर्म 5 डेड लिफ्ट्स 100 kg, ठीक है। ही इज एथलीट, उसने करना शुरू किया। अब 100 kg से 5 करने का मतलब है कि हम उसकी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, है ना, हम स्ट्रेंथ वर्क पे काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस एथलीट से स्ट्रेंथ, ताकत नहीं करवानी, मुझे इसको देर तक खींचना है, तो मैं क्या कहूँगा, यार नहीं 100 नहीं ले, यू टेक 60 kg बट यू परफॉर्म 12 reps। इतने रेप्स परफॉर्म करके थक जाए, 12 से 15 कर, 15 से 20 कर। आई वॉन्ट कि तुम्हारा मसल स्ट्रॉन्ग भी हो, वेट उठाए, 60 to 70 kg का वेट उठाए और ज़्यादा देर तक काम करे। ये ट्रेनिंग्स अप्लाई होती हैं उनके साथ। यस अतुल। एग्जांपल, तो इसमें जैसे वेट ट्रेनिंग होगी तो वेट नहीं रहेगा या वेट ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा? नहीं, ये डिपेंड करेगा परसेंटेज। जैसे 1 RM पहले हमने निकाल लिया कि यार इस इंसान का ना 1 RM क्या है, व्हाट इज़ हिज 1 रेपिटेशन मैक्स। फॉर एग्जांपल डेडलिफ्ट में वो बंदा कहता है यार मैं 150 kg का 1 या 2 reps मार दूंगा, हम उसको पहले ट्रेन करके देखते हैं। अब उसका पता लग गया यार 150 kg इज मैक्स, दैट इज हिज मैक्सिमम लिमिट। अब अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट, कौन से स्पोर्ट में डज ही नीड मोर स्ट्रेंथ और डज ही नीड मोर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, स्पीड, पावर, समझ रहे हो। अगर इसको सिर्फ स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो मैं क्या करूँगा यार, स्ट्रेंथ के लिए मैं ठीक है, यू टेक 100, 120 kg, 130 kg का लो, गो फॉर 5-6 reps स्ट्रेंथ पे काम करके। बट जब मेरे को लगता है नहीं यार ये बंदा ही इज़ अ क्रिकेटर, इज़ अ फुटबॉलर, गो फॉर उसका से 60% पे आ जाओ, गो फॉर 100 kg। 100 kg पे यू हैव टू परफॉर्म 10-12 reps। धीरे धीरे रेप्स को बढ़ाना है, वेट सेम रखना है, सेम वेट से व्हेन ही इज रीचिंग 17 to 20 reps पहुंच रहा है, ओके नाउ वेट बढ़ाओ, अगेन गो फॉर 12, 15, 17, 20 reps, है ना। तो
परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आप दोनों में से कोई ना कोई चीज़ बढ़ाते हो, या तो वेट को बढ़ाते हो या रेपिटेशंस बढ़ाते हो। तो मुझे क्या करना है एथलीट्स के लिए, मुझे उनकी एंड्योरेंस भी बढ़ानी है विद स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बढ़ानी है। तो पहले उनको स्ट्रेंथ में काम कराएंगे, स्ट्रेंथ भी इतनी नहीं, 100% नहीं, 60 to 70% का लेके उसको हम एक तरह से हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग कह लो, हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग करा रहे हैं और हाइपरट्रॉफी को धीरे धीरे एंड्योरेंस में लेके जाएंगे, रेपिटेशंस को वेट अच्छा खासा रखेंगे और रेपिटेशंस एंड्योरेंस वाली लंबी हो जाएंगी। समझ रहे हो? वेट हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग का और रेपिटेशंस एंड्योरेंस ट्रेनिंग की, लेवल बढ़ाने के लिए। क्लियर है? तो इसी तरीके से अब मेरे को पता लग गया यार, इसका जब ये इतना वेट उठा के अब ढंग से काम कर पा रहा है, 20 रेपिटेशन निकाल पा रहा है, ओके नाउ इंक्रीज योर वेट। अब हम वेट उठाएंगे। तो दोनों में से बारी बारी करके आपने चीज़ें बढ़ानी है जिससे कि इंजरी भी ना हो और सेफ ट्रेनिंग कर सके। सो जस्ट सी पेज नंबर 39 के टॉप पे लिखा है मेजर कंपोनेंट ऑफ फिटनेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो इंक्लूड होते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस एंड पावर। ठीक है ना? मस्कुलर एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ दोनों चलेंगे साथ साथ, और पावर मतलब स्पीड के साथ। एक तो हो गया देर तक करना है स्ट्रेंथ, और स्पीड के साथ भी करना है। अब चैलेंज क्या है? व्हाट इज द चैलेंज? व्हाट डू यू कॉल दैट? वो पूरा स्नैच जो करते हैं, स्नैच की एक्टिविटी करते हैं, स्नैच कर रहा है एक बंदा, स्नैच। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई तू 3 सेकंड में एक स्नैच पूरा करता है, फॉर एग्जाम्पल you take 4 seconds to complete a snatch, तो it will take 40 seconds to do 10 repetitions। 10 रेपिटेशन के लिए 40 सेकंड लगेंगे। आज उसने 10 रेपिटेशन 40 सेकंड में कर रहा है। धीरे धीरे मेरे को इसकी स्पीड भी बढ़ानी है। ओके ना, गो फॉर 10 रेपिटेशंस 35 सेकंड्स। जब वो सेम चीज़ ढंग से कर पा रहा है, अच्छे से कर पा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ाना है मेरे को, स्पीड बढ़ाना है तो मतलब थोड़ा और फास्ट कर। समझ रहे हो? ये सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं कि वो एक चीज़ चलेगी, कॉम्बिनेशन चलेंगे। इधर स्ट्रेंथ के साथ एंड्योरेंस चल रही है या स्ट्रेंथ के साथ स्पीड चल रही है, तो ये कॉम्बिनेशन साथ में चलते हैं जिससे कि आपका एथलीट नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म कर पाता है। गाइस, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर मैं बात करूं जो हमने पहले पढ़ा था और अब में पढ़ा था। ठीक है? क्योंकि 3 तरह की ट्रेनिंग्स जो हमने पहले पढ़ी थी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस एंड मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। यहाँ पे एक चीज़ क्या ऐड होगी है? पावर मतलब स्ट्रेंथ प्लस स्पीड का कॉम्बिनेशन, स्ट्रेंथ और स्पीड का कॉम्बिनेशन। तो वो एथलीट्स जिनके अंदर स्ट्रेंथ काम ज़्यादा करवाना है, ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ानी है, वो कम ही है। वो 2-3 स्पोर्ट्स ही हैं जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चलती है। जैसे आपका डिस्कस थ्रो, आपका वो थ्रोइंग वाली गेम्स जिसमें आप देखते हो मोटे मोटे तगड़े तगड़े बंदे हैं, वो सारी स्ट्रेंथ वाली गेम्स हैं। आपको उसमें स्ट्रेंथ वर्क कराना है ज़्यादा। स्ट्रेंथ वर्क का आपको पता है, यू हैव टू गिव मैक्सिमम 100, 95, 100 इस लेवल पे वेट देना है और रेपिटेशंस कम रखने हैं और रेस्ट ज़्यादा देना है, ये आपको पता है। जो स्पोर्ट्स मैक्सिमम ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिसमें स्ट्रेंथ एंड्योरेंस या स्ट्रेंथ और स्पीड का पावर, मतलब पावर या स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का कॉम्बिनेशन चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉम्बिनेशन करवाओगे कि स्ट्रेंथ के साथ वेट थोड़ा अच्छा ठीक ठाक रखोगे और ज़्यादा रेपिटेशन धीरे धीरे बढ़ाते रहोगे। फिर उस एक टाइम के बाद आप वेट बढ़ाओगे और रेपिटेशंस को थोड़ा सा कम करके फिर धीरे धीरे बढ़ाओगे। ऐसे ही पावर के लिए, स्पीड एंड स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेंथ वर्क स्पीड के साथ करेंगे, स्ट्रेंथ वर्क स्पीड के साथ। इन सब के जब कॉम्बिनेशन आप करना शुरू करोगे, आप खुद को आप फील करोगे कि यार जब मैं कर रहा हूँ ना तो हालत ख़राब होती है, हार्ट रेट बढ़ता है, अच्छा खासा हार्ट रेट बढ़ता है, कार्डियो का इफेक्ट भी आता है आपको। यू स्टार्ट फीलिंग कि यार साला मैं थक रहा हूँ, कार्डियो इफेक्ट भी आ रहा है, वेट का इफेक्ट भी आ रहा है, बॉडी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। जब आप सिर्फ स्ट्रेंथ कर रहे हो तो आपको पता है यार सिर्फ स्ट्रेंथ करनी है, स्ट्रेंथ पे ध्यान दे रहे हो, स्ट्रेंथ और स्पीड पे ध्यान दे रहे हो, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पे ध्यान दे रहे हो, तो डबल लोड आ जाता है। अगेन इट्स ए नेक्स्ट लेवल, एक्सरसाइज का नेक्स्ट लेवल होता है। कम टू पेज नंबर 40। सो पेज नंबर 40 पे आपको बता रहे हैं कितनी इंटेंसिटी। अब आपको ये पता है इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी मीन्स कितना वेट लेना है। 100% इंटेंसिटी का मतलब हो गया योर मैक्सिमम, जिस वेट से आप सिर्फ एक रेपिटेशन मार सको, दैट इज 100%।
अगर मैं कहता हूँ आपको डेडलिफ्ट करना, आप कहते हो यार 100 kg से मैं एक डेडलिफ्ट करूँगा, तो 100 kg का जो वेट है दैट इज़ योर 100%। अब मुझे लगता है यार मेरे को आपको 50% पे काम कराना है, तो कितना वेट देना है, दैट इज़ 50 kg। 50 kg का वेट दूंगा तो ये 50% हो गया। तो जस्ट सी यहाँ पे इंटेंसिटी लिखी है कि 60% इंटेंसिटी पे आप काम कर रहे हो तो 17 के आसपास रेपिटेशन होनी चाहिए। 60% इंटेंसिटी में 17 रेपिटेशंस और मोर भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि फिक्स है, बट इतना एटलीस्ट होना ही चाहिए। 60% कितना हो गया, 100 kg का 60% हो गया 60 kg। 60 kg के साथ आपको 17 रेप्स, 18, 19, 20 धीरे धीरे बढ़ाने हैं। इस तरीके से जितना आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे उतना रेपिटेशंस धीरे धीरे कम होंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस रेंज में रखना है अपने एथलीट। 70 to 80 की रेंज में रखना है, 80 to 90 की रेंज में रखना है, ये आप डिसाइड करोगे एज ए ट्रेनर। क्लियर है? सर ये RM की फुल फॉर्म क्या है? RM मतलब होता है रेपिटेशन मैक्स। रेपिटेशन मैक्स का मतलब होता है कि एक रेपिटेशन में मैक्सिमम कितना वेट उठा सकते हो। One rep max. ठीक है। रेस्ट इंटरवल्स, सो गाइस रेस्ट इंटरवल्स में जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होता रहेगा उतना रेस्ट आप ज़्यादा दोगे। अगर आप हाई इंटेंसिटी में काम करा रहे हो मतलब 90, 95 या 100 में, तो योर रेस्ट विल बी मोर, 2, 2.5, 3 मिनट, ठीक है, 3-3 मिनट का रेस्ट, क्योंकि पूरी बॉडी रिकवर करे, क्रिटीन बने। जितनी हाई इंटेंसिटी 100%, 95 या 90% में आप काम करते हो तो क्या यूज़ होता है बॉडी में से, क्रिटीन फॉस्फेट यूज़ होता है हमारी बॉडी का। तो दोबारा से इतनी एनर्जी डालने के लिए हमारी बॉडी को क्रिटीन दोबारा से स्टोर करना पड़ता है, रीस्टोर होता है, तो उसके लिए टाइम लगता है, 2.5-3 मिनट का टाइम लगेगा। दोबारा क्रिटीन हमारे मसल्स में आएगा और दोबारा हम इतनी एनर्जी दे पाएंगे। जितना आप 80s, 70s से 80s की रेंज में रहोगे, योर टाइम वुड बी 1 मिनट, 1.5 मिनट के बीच का। जितना कम होगा उतना बेटर है। जितना आप ऊपर जाओगे 60s की तरफ उतना रेस्ट कम है, दैट इज़ 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो जितनी इंटेंसिटी कम है उतना रेस्ट कम होता जाएगा। ये आपका रेस्ट इंटरवल्स इस तरह से चलेंगे। सो टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जब हम बात करें कि किसी को भी जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करवाते हो, फॉर एग्जांपल कोई एथलीट है, जस्ट लाइक चंदन बोल रहा था मैं फुटबॉल खेलता था, बट अब मैं अपने आप, कोई भी फुटबॉलर, कोई भी एथलीट आपके पास आता है कि सर मैंने आज तक कभी वेट ट्रेनिंग नहीं की, बट आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। आप जो भी कराओगे मैं करना चाहता हूँ एज ए ट्रेनर, तो आप सबसे पहले उसका क्या बनाना शुरू करोगे, बेस, एक बेसिक। हम आते ही उसको नहीं डाल देंगे एडवांस ट्रेनिंग पे, आते ही पहले उसका बेस बनाना शुरू करेंगे, तो उसको बोलते हैं एक बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहे वो हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग हो, ठीक है, हाइपरट्रॉफी लेवल की ट्रेनिंग आप शुरू कराओगे पहले, और धीरे धीरे उसको फिर बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाइपरट्रॉफी से मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव पावर स्ट्रेंथ, इस तरफ खींचोगे। तो बेसिक से हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी से मैक्सिमम स्ट्रेंथ के ज़्यादा ताकत लगाना सीखे, और फिर एक्सप्लोसिव पावर मतलब वही पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड, एक्सप्लोसिव, बर्स्ट ऑफ एनर्जी। तो ये स्टेप्स में चलेंगे, ठीक है। बहुत सारे एथलीट्स आपको, बहुत सारे क्या मैक्सिमम ऐसे मिलेंगे जिन्होंने वेट ट्रेनिंग नहीं की, उनको पता ही नहीं है वेट ट्रेनिंग का, जो बेसिक लेवल से थोड़ा उठ रहे हैं, जो स्टेट लेवल पे हैं, स्टेट से नेशनल्स पे जा रहे हैं, उनको वेट ट्रेनिंग का नहीं पता। तो वेट ट्रेनिंग उनको वहीं से बेसिक से शुरू करानी पड़ती है, और धीरे धीरे उनको आगे लेके जाते हैं, पुश करते हैं आगे, ज़्यादा पुश करते हैं। क्लाइंट्स को नहीं पुश करेंगे, क्लाइंट्स में भी बहुत फ्यू क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक और करो, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। तो ये नेक्स्ट लेवल्स हैं, कॉम्बिनेशंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस के कॉम्बिनेशंस। आई होप क्लियर है आप सबको। हाँ जी, एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ये वाला क्लियर। सेम अब मैं बात करूँगा, एक हमने पीटी में पढ़ा था रेस्ट इंटरवल या फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। कोई भी सेशन, जो आपका कोई भी सेशन हार्ड सेशन है, जो बहुत हार्ड सेशन है, वो हफ्ते में 1 या 2 बार होनी चाहिए। वेरी हार्ड सेशंस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल
आज मैंने अच्छा खासा हार्ड सेशन किया है, तो मैं दोबारा ये हार्ड सेशन वेट ट्रेनिंग का कल या परसों नहीं करूँगा। मैं हो सकता है लाइट सेशन करूँ, कोई और वेट ट्रेनिंग करूँ, लेकिन कुछ और करूँ, बट लाइट सेशन करूँगा थोड़े बॉडी को रिकवरी के लिए। तो वेरी हार्ड सेशंस हफ्ते में 2 बार होने चाहिए, ठीक है। ऐसे सेशंस जो अच्छे खासे हैं, हार्ड है, आप 3 से 4 बार भी करा सकते हो, और लाइट सेशन है तो आप हफ्ते में डेली भी करा सकते हो। तो एथलीट्स के साथ लाइट सेशंस तो होते ही नहीं है। एथलीट्स के साथ कौन से सेशन होते हैं? 80% वाले और 100% वाले। तो 100, 90, 100% वाले आप 2 सेशन रखो हफ्ते में, ठीक है, और बाकी सारे 80 के परसेंट पे 80-85% के लेवल के सेशंस करवाने। रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिकवरी पैटर्न है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मसाज, रिकवरी, डाइट, प्रोटीन, इन सब का कॉम्बिनेशन साथ चलेगा, क्योंकि अच्छी खासी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अच्छा खासा आपको डाइट, न्यूट्रिशन, रिकवरी चाहिए। चाहे वो कार्डियो में भी चाहिए, कार्डियो भी बंदे को तोड़ देती है अच्छा खासा। तो रिकवरी का पूरा ध्यान रखना है इसमें। बाकी जो भी इसमें आपके पास चैप्टर्स में दिया हुआ है, इसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बेस कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस का कॉम्बिनेशन, स्ट्रेंथ और स्पीड का कॉम्बिनेशन, हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे चीज़ें कॉम्बिनेशंस के साथ चलेंगी, ठीक है। आप अपने पे भी अप्लाई करके देखना कभी। एक सेशन क्या मतलब, अगर आपको अच्छे से कराने वाला कोई हो, या जैसे अगर हमारे प्रैक्टिकल शुरू होंगे तो एक आधा सेशन अगर हम लेंगे तो यू विल फील लाइक कि हाँ ये क्या किया हमने आज, अच्छा नेक्स्ट लेवल की चीज़ें की हैं। जो लोग बोलते हैं ना हमारा वेट लॉस नहीं होता, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में हम उनको ऐसे ट्रेनिंग सेशन दे सकते हैं। पहले उनको प्रिपेयर करना है। इन ट्रेनिंग सेशंस के लिए आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनका बेस प्रिपेयर करना पड़ेगा, और फिर ये एडवांस लेवल के ट्रेनिंग सेशन हम लोगों को दे सकते हैं। बट उससे पहले आपको खुद को एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। आप खुद के साथ वो लेवल ट्राई करो, खुद को पुश करो, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स, कुछ यंग एथलीट्स, उनके साथ आप ट्राई करो। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी को करवाओ तो कभी भी ओवरलोड, मतलब ऐसा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे दिया है और इंजरी हो। इंजरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना कभी भी। अगर आप किसी को इंजरी हो रही है आपसे, तो दैट इज़ नॉट अ गुड ट्रेनर। ट्रेनर को क्यों हायर किया जाता है? कि इंजरी ना हो। इस चीज़ का सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग से कभी भी आपके क्लाइंट को इंजरी नहीं होनी चाहिए, आपके एथलीट को इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हुए आपको ट्रेन करना होता है उनको, ठीक है ना। वो आपको हायर ही क्यों करेगा? पीटी एज अ पीटी हायर करने का पर्पस ही क्या है? कि इंजरी फ्री और परफॉर्मेंस हाई, उन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। सो गाइज, ये आपका एडवांस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। मेरे को पता किसी ने अभी तक रिवाइज़ किया नहीं है, जो आज मैंने बोला था कि आप पढ़ के आना। पहले पढ़ा है? वेरी गुड। अगर आपने पढ़ा है तो आप देख रहे होगे काफ़ी कॉम्बिनेशन सेम है, ठीक है। थोड़ा डिटेल दी हुई है ज़्यादा, पर वही कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, वही लेवल ऑफ इंटेंसिटी एंड कॉम्बिनेशन इसमें चलेंगे। एक सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। आप लोग प्लीज़ सेल्फ स्टडी करके, फिर कोई डाउट आता है, फिर कोई चीज़ आएगी, क्योंकि तब आप पूछोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। सो गाइस, कल का सेशन नेक्स्ट चैप्टर 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे। नीड एनालिसिस के ट्रेनर एथलीट्स की, अच्छे लेवल के एथलीट्स को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती हैं। नीड, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट, कोच, बहुत सारी चीज़ें, सोशल, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, उन पे कैसे काम किया जाता है, वो हम करेंगे कल। सो इफ़ यू वांट टू, यस अतुल। पेज नंबर 41, मसल फाइबर हाइपरट्रॉफी में 4th पॉइंट है, मैकेनिकल स्ट्रेस ऑफ द वेट ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, मसल फाइबर हाइपरट्रॉफी में 4th पॉइंट, मैकेनिकल स्ट्रेस ऑफ वेट ट्रेनिंग। मैकेनिकल स्ट्रेस ऑफ वेट ट्रेनिंग मतलब वही होता है यार, एक होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, मैकेनिकल वेट ट्रेनिंग दैट इज़ मैकेनिकल, जो आप काम कर रहे हो उसका स्ट्रेस ज़्यादा देना है। इसको मैं बात करता हूँ, जैसे हाइपरट्रॉफी में हमें पता है यार, हम 80 to 85% वेट लेते हैं और कितने रेप्स निकालते हैं? 10 से 12। तो मैकेनिकल स्ट्रेस कब आएगा? जब आप ये 12 से 15 पे लेके जाओगे। 15 रेप निकाल, आपको पता है आपका 12वां रेप बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, सपोर्ट से निकल रहा है,
बट हम उसको 15 तक खींचें, दैट इज़ मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, वो पुश करना, लिमिट्स को पुश करना इज मैकेनिकल स्ट्रेस। सर एक ही और दूसरी, जैसे एंड्योरेंस वर्कआउट करते हैं तो उसमें चांसेस नहीं होते कि बॉडी एनाबॉलिक से कैटाबॉलिक में चली जाए? होते हैं, अगर सपोज मैं अपने पे अप्लाई कर रहा हूँ, होते हैं चांसेस बिल्कुल। 20 reps, कैटाबॉलिक ओवरलोड जब होता है तब कैटाबॉलिक में जाती है बॉडी। ओवरलोड, ओवर ट्रेनिंग, समझ रहे हो? जो मैंने उस दिन भी बताया था कि ज़्यादा ट्रेनिंग, अगर दिन में 2-2, 3-3 बार ट्रेन कर रहे हो अपने आप को, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रही, रिकवरी नहीं मिल रही, तो बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में जाएगी। कैटाबॉलिक स्टेट में 2 रीज़न होते हैं बॉडी के जाने के, एक तो रेस्ट रिकवरी पूरी नहीं है, या फिर आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे। जितनी आप अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर रहे हो, मतलब जितनी एनर्जी आउट कर रहे हो उस हिसाब से एनर्जी इन नहीं कर रहे, न्यूट्रिशन उस हिसाब से नहीं खा रहे। ठीक है, तो अगर आप अच्छी खासी अगर आप ट्रेनिंग कर, देखो कहीं ना कहीं डेफिनेटली कार्डियो करने से मसल का साइज़, अगर आपका बहुत बड़ा मसल था तो मसल का साइज़ कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी कार्डियो में ना पूरी बॉडी, आपका पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है। बट वेट ट्रेनिंग में क्या होता है? वेट ट्रेनिंग में एक पर्टिकुलर मसल होता है तो उसका साइज़ बढ़ता रहता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगा? वेट लॉस जो होगा वो फैट से होगा। सबसे पहले तो फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा, आपको एक क्लीन बॉडी दिखेगी, हाँ यार इसमें फैट नहीं है, आई कैन सी इट्स अ क्लीन बॉडी। अब अगर आप इफ़ यू आर मोर इनटू कार्डियो ट्रेनिंग, तो बॉडी को समझ आ गया यार कार्डियो करने के लिए ना मुझे वेट कम करना है अपना, मैं इतना बड़ा मसल लेके नहीं कैरी कर सकती, कार्डियो नहीं कर सकती, समझ रहे हो? क्योंकि कार्डियो कर रहा है, रोज़ कार्डियो कर रहा है, तो अपनी बॉडी को, हमारा ब्रेन अपनी बॉडी को कार्डियो के हिसाब से तैयार करेगा। वो आपकी बॉडी बिल्डर टाइप की नहीं तैयार करेगा, वो कार्डियो। अब कौन सा कार्डियो करते हो? अगर आप 100 मीटर स्प्रिंटर हो तो 100 मीटर की स्प्रिंटर के हिसाब से आपको तैयार करेगा, क्लीन मसल, अच्छा मसल, ठीक ठाक मसल होगा। अगर आप लॉन्ग रनर हो तो लॉन्ग रनर्स कभी भी हैवी नहीं होते, वो हैवी नहीं हो सकते क्योंकि बॉडी को पता है कि यार मुझे, आपको पहाड़ चढ़ना है, आप 20 kg का बैग लेके चढ़ोगे या 10 kg का बैग लेके चढ़ोगे? बताओ। सेम हमारा माइंड काम करता है, वो कहेगा बैग उतार, वो कहेगा 10 kg भी नहीं चाहिए, बैग उतार, सिर्फ पानी रख अपने पास, आप ज़रूरत की चीज़ें रखोगे सिर्फ अपने पास, कि जो आपको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए ऊपर जाने के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट है व्हेन यू नीड, जब आप लॉन्ग टर्म कार्डियो में इन्वॉल्व करोगे अपने आप को, तो कहीं ना कहीं बॉडी कैटाबॉलिक जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेंथ कम हो रहा है, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस आपका वैसा ही रहेगा, बट बॉडी अपना वेट कम करेगी सो दैट वो अपने आप को अच्छे से कैरी कर सके लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग्स के लिए। तो इसलिए आपको अगर बॉडी में आपको लगता है कि वो मसल नहीं गिराना ना, तो बहुत ज़्यादा कार्डियो ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए।